to discuss about unit 5 वाटर ओशियंस। तो वाटर्स की जो प्रेजेंस ओशियंस में है वो हम लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किए थे, और इसी में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है, ओशियंस जो हमारे पास टाइप्स के थे उसी में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स हमने डिस्कस किया था। तो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है इसमें जो माउंटेन रीजन में स्नोफॉल होता है वो स्नोफॉल जो है मेल्ट होके रिवर्स स्ट्रीम के थ्रू प्लेन रीजन से एंट्री करते हुए ओशियन या सी में एंट्री ले लेता है, और फिर वहीं से टू टाइप्स की एक्टिविटी होती है जिसको एक इवेपोरेशन बोलते हैं और एक ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, जो पोरेट्स के थ्रू होती है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में दोबारा से जो है ना वाटर इवेपोरेट होकर ऐड हो जाती है और वही फिर क्लाउड कंडेंस होकर प्रेसिपिटेशन करती है, जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म हो सकती है आपकी रेनफॉल हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से कि रिसाइकिल जो है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और उसी में जो रिलीफ ऑफ ओशियंस फ्लोर थे, तो रिलीफ ऑफ ओशियंस फ्लोर्स में सबसे पहले जो रिलीफ किया था, जो मेजर्स रिलीफ डिवीजन ऑफ ओशियंस फ्लोर जो थे वो सबसे पहले डिस्कस कर चुके थे। कॉन्टिनेंट सेल्फ जैसे ही रिवर्स एंट्री लेती है ओशियंस के अंदर, तो सबसे पहले जो बनता है वो सेल्फ बनता है, फिर स्लोप बनता है और फिर प्लेन बनता है। तो थ्री टाइप्स के क्या थे? सेल्फ, फिर स्लोप और फिर प्लेन। तो ये ओशियंस के अंदर लैंडफॉर्म्स बनती हैं, और उसी में कॉन्टिनेंटल स्लोप हो चुका था। ग्रेडियंट जो है ना 2 to 5 डिग्री ग्रेडियंट होना चाहिए। पहले वाले में जो सेल्फ में 1 डिग्री होना चाहिए और दूसरे वाले में 2 to 5 ग्रेडियंट होना चाहिए। फिर डीप सी जो था, सी प्लेन्स थे तो प्लेन में, और उसके बाद आता है माइनर रिलीफ। तो लास्ट क्लास हमारी यहाँ तक फिनिश हुई थी, मेजर रिलीफ फीचर हो गए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे माइनर रिलीफ फीचर। तो माइनर रिलीफ फीचर्स जो ओशियंस के अंदर कौन कौन से होते हैं? Apart from the above mentioned major relief feature of the ocean's floor, some minor but significant feature predominant in different parts of ocean. So oceans के different parts पे different types की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मिड ओशियन रीज। तो मिड ओशियन रीज क्या होती है? जब टू टाइप्स के ओशियंस के जो प्लेट आपस में टकराती है, तो वो टकराने पे कहीं ना कहीं जो मर्जिंग पॉइंट बनाती है तो एक अपलिफ्टेड एरिया सा बनाती है। तो ये अपलिफ्टेड एरिया जो बनाएगी तो ये हम कह सकते हैं ओशियंस का सेंटर होगा एक प्रकार से, है ना। तो जैसे जब हम दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप और जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे कॉन्टिनेंट देखते हैं तो ये ओशियंस है। ओशियंस का ये सेंटर लगभग क्या होगा? ओशियंस का सेंटर देखने को मिलेगा, जिसको ओशियन रीज बोलेंगे। ठीक है, A mid-ocean ridge is composed of two chain of mountains separated by a large depression. The mountain range can have peak as high 2000 जो है 2500 मीटर्स की हाइट हो सकती है। सम इवन रीच अबव द ओशियन सरफेस। आइसलैंड ए पार्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रीज इज एन एग्जांपल। तो ये जो रीज है जो एक माउंटेन शेप में हो सकती है, ये 2500 मीटर तक की हाइट तक भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है सी माउंट। तो सी माउंट क्या होता है? जैसे माउंट होती है ना, तो सी माउंट में इट इज ए माउंटेन विद पॉइंटेड समिट्स rising from the sea floor that does not reach the surface of the ocean. Sea mounts are volcanic in origin. These can 3000 to 4500 meters tall. तो ये 3000 से लेकर 4500 मीटर तक की हाइट्स के जो जब ओशियंस के अंदर माउंटेन होती हैं, जब ओशियंस के अंदर क्या होती हैं? माउंटेन होती हैं। अब ओशियंस है और ओशियंस के अंदर ये ओशियंस का सर जो है सी लेवल आ गया। तो जब ओशियंस के अंदर माउंटेन होती हैं तो उसको बोलते हैं सी माउंट। क्या बोलते हैं? माउंटेन, सी माउंट होते हैं। नेक्स्ट है सब मैरीन कैनियन। तो सब ये जो आपका यहाँ पे द एम्पियर सी माउंट जो एक्सटेंशन हवाई आइलैंड और पैसिफिक ओशियंस में हवाई आइलैंड देखने को मिलता है, ये जो सी माउंट का एग्जांपल है। ठीक है, अब आता है सबमरीन कैनियंस। कैनियंस क्या होते हैं? जब रिवर्स का जो फ्लो होता है ना, वो अपने द्वारा जो सोइल का इरोजन कर देता है, या माउंटेन का इरोजन कर देता है, उसको कैनियन कह देते हैं। और सबमरीन कैनियन का मतलब होता है ओशियंस के अंदर भी ऐसे ही कटाव होता होगा। तो ओशियंस के अंदर जब वो मिट्टी का कटाव होता होगा तो उसको सबमरीन कैनियन बोल देंगे। और जब रिवर्स अपना रास्ते में आने वाले पहाड़ों को काट देती है तो उसको कैनियन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी माउंट्स कैनियंस की जो शेप देखेंगे आप, ये एक प्रकार से यहाँ
जैसे ही रिवर्स का फ्लो कॉन्टिनेंट सेल्फ से एंट्री लेते हुए स्लोप में एंट्री मारेगा, है ना, तो स्लोप में जब एंट्री करेगा तो यहाँ से सोइल का इरोजन करेगा, तो मिट्टी का कटाव करेगा, गहरी खाई बनाएगा, तो उस गहरी खाई को बोलते हैं समैरियन कैनियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये समैरियन कैनियन माइनर्स फीचर में आता है। नेक्स्ट है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। दीज आर डीप वैलीज सम कंपेरेबल टू ग्रांड कैनियन ऑफ द कोलोराडो रिवर। तो कोलोराडो रिवर जो नॉर्थ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका की जो लोकेशन है, तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे एक रिवर्स मिलेगी कोलोराडो जो कैलिफोर्निया के नजदीक है। तो ये रिवर्स जो कोलोराडो है सबसे बड़ा कैनियन बनाती है। ठीक है, तो जो मैं आपको पीपीटी भेजूंगा वो आपके यहाँ पीडीएफ आएगा, तो उसमें मैपिंग के विद थ्रू आपको दिया गया है। They are sometimes found cutting across the continental shelves and slopes, often extending. तो ये continental shelves को और slope को काटती रहती है। From the mouth of large rivers, the Hudson Canyon is the best known submarine canyon in the world. तो हडसन बे भी नॉर्थ अमेरिका में ही भाई। ठीक है, यहाँ जैसे आपका ये आता है तो ये ग्रीनलैंड आ जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो ये जो बे है हडसन बे, लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड है हडसन बे। तो एक एग्जांपल है सबमरीन कैनियन का, क्योंकि इसमें काफी सारी जो रिवर्स आगे गिरती हैं, तो वो बेस्ट एग्जांपल है। फिर गयोट, तो गयोट क्या होता है भाई? इट इज ए फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। जैसे ही सी माउंट क्या बताया था हमने, ऐसे सी माउंट होता है जो माउंटेन होती है ओशियंस के अंदर, उसको सी माउंट बोलते हैं। लेकिन वही पर सी माउंट जो है जब फ्लैट हो जाए, सी माउंट क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए, इरोजन हो जाए उसका पानी की वजह से, तो फ्लैट हो जाए, तो उसको बोलते हैं गयोट्स। तो गयोट्स वो होते हैं जो सी माउंट का एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन ऊपर से टॉप से क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे आपके प्लेट्यू, जो लैंड रीजन में प्लेट्यू होते हैं ना, तो प्लेट्यू भी तो फ्लैट होते हैं, ऊपर से हिली एल्टीट्यूडेड फ्लैट होते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही लैंड रीजन में प्लेट्यू होते हैं और ओशियंस में वो गयोट होते हैं। It is a flat top domestic mountain. They show evidence of a gradual subsidence through stage of become flat topped submerged mountains. It is estimated that more than 10,000 sea mounts or gyots exist in the Pacific Ocean. तो Pacific Oceans में मैक्सिमम देखने को जो है सी माउंट्स के जो 10,000 के करीब हैं, और जो गयोट्स एग्जिस्ट होंगे वो वहीं पे होंगे। नेक्स्ट है अटोल। अटोल होता है क्या भाई? अटोल, these are low island found in tropical oceans consisting of coral reefs surrounding a central depression. It may be a part of sea lagoons, sometimes form enclosing a body of fresh brackish and highly saline water. अब जैसे ओशियंस के अंदर, अब ओशियंस के अंदर अगर एक माउंटेन बन जाता है, ओशियंस के अंदर अगर एक माउंटेन शेप बन जाती है, तो इस ओशियंस के अंदर माउंटेन शेप बनने पे क्या होता है, ये माउंटेन शेप वोल्केनिक की वजह से बनेगा, वोल्केनो निकला होगा, उसी ने बनाया होगा। लेकिन वहीं पर जब ये शेप डिप्रेस हो जाए, ठीक है ना, जो कोन है उसका, वो ये कोन कोन शेप है वो डिप्रेस हो जाए, तो जो कोरल होते हैं ओशियंस के अंदर, वो आप देखेंगे यहाँ पर ऐड होना शुरू कर देंगे इसके आसपास। और जब ये कोल्ड्स इसके पास ऐड होना शुरू कर देंगे, तो ये कोल्ड्स क्या होंगे, इसके पास ऐड हो चुके होंगे। तो ये जो है ना ओशियंस के अंदर जब ओशियंस की शेप में जब हम देखेंगे, तो यहाँ पर लैंड एरिया कवर हो जाएगा और बीच में उसकी क्या हो जाएगा, पानी का लेक सी बन गया ना, झील बन गई एक प्रकार से। तो जब ये ओशियंस का जो सी माउंट होता है और सी माउंट का ये डिप्रेस हो जाए सेंटर, तो डिप्रेस होने पे वो बीच में पानी आ जाता है और साइड से जमीन बन जाती है उसके इर्द गिर्द। तो उस जो सर्कल शेप में, रिंग शेप में जो आइलैंड होते हैं ना, यहाँ पर पेड़ पौधे उगना शुरू कर देंगे, तो ये एक आइलैंड से बन जाते हैं राउंड राउंड शेप में, इसको बोलते हैं अटोल। और ये अटोल वहां होते हैं जहां पर आपके
जो है सी माउंट होते हैं, और सी माउंट्स के साथ में लगने के बाद वो बन जाते हैं, और बीच से उसका डिप्रेस होने से उसमें जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको लैगून लेक बोलते हैं। लैगून वो होती हैं जो चारों तरफ से कवर, जिसमें साल्ट रिवर से ओशियंस का जो ओशियंस का जो वाटर है वो ऐड होता हो। ठीक है, तो इसके सेंटर में लेक्स में देखने को मिलेंगी, तो इसको बोलते हैं अटॉल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ ओशियन, temperature of ocean waters. This section deals with the septual and vertical variation of temperature in various oceans. Oceans water get heated up by the solar energy, just as land. Just as land, the process of heating and cooling of the oceans water is slower than land. तो ये आप जानते हैं, जिस तरीके से जमीन जल्दी से, लेकिन जो ओशियंस का जो वाटर है वो हीट होने में भी टाइम लेता है और कोल्ड होने में भी टाइम लेता है। तो इसके कुछ फैक्टर हैं कि ये जो ओशियंस का जो वाटर है ना, कहीं पर ज्यादा तेज होता है, हीट मैक्सिमम होता है, कहीं पर हीट कम होती है। तो ये रीजन क्या होता है? तो सबसे पहले जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले होता है लैटिट्यूड्स। तो जैसे ही हम अर्थ सेंटर पे जो ग्लोब देखते हैं, तो ग्लोब के सेंटर पे इक्वेटर है, फिर ट्रॉपिकल जो एरिया है कैंसर कैप्रिकॉर्न है, फिर टुंड्रा है। तो आप देखेंगे ट्रॉपिकल रीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो ओशियंस के अंदर तो मैक्सिमम टेम्परेचर ओशियंस के अंदर कहाँ देखने को मिलेगा? ट्रॉपिकल रीजन में। और पोलर रीजन पे क्या मिलेगा? कोल्डेस्ट मिलेगा। तो ये टेम्परेचर डिफाइन करता है लैटिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और वाटर की जब हम बात करते हैं, तो जब हमें पूरा वर्ल्ड का मैप देखते हैं, तो वर्ल्ड के मैप में आपको यहाँ पर साउथ अमेरिका देखने को मिलता है, यहाँ पर साउथ अमेरिका, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर इंडिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो जब आप देखेंगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब ग्लोब पे आप देखते हैं, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे आपको लैंड रीजन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो लैंड रीजन जब ज्यादा देखने को मिलेगा, तो लैंड रीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो ग्लोब पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपके ओशियन में टेम्परेचर मैक्सिमम होगा कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। तो एक फिगर देख लेंगे, जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे आप, तो उसमें लैटिट्यूड लोकेशन के हिसाब से देख लेना। तो मैक्सिमम लैंड मास जो एरिया है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है प्रीवेलिंग विंड्स। तो प्रीवेलिंग जो विंड आप लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि भाई जो प्रीवेलिंग 3 टाइप्स की होती है, जिसको एक ट्रेड विंड होती है, ठीक है, एक वेस्टर्लाइज विंड होती है, और एक फिर पोलर विंड होती हैं। तो ये 3 टाइप्स की जो विंड होती हैं, ट्रॉपिकल विंड्स ईस्ट की ओर चलती हैं, इसलिए इसको ईस्टरलाइज विंड बोलते हैं, जो जिसको ट्रेड विंड भी बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल विंड्स को वेस्टर्लाइज विंड बोलते हैं, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन की ओर चलती हैं। और पोलर विंड, तो 3 टाइप्स की विंड थी। जब ये विंड चलेंगी तो यहाँ पर ओशियंस वाटर को जो है हीट करेंगी, कोल्ड करेंगी, किस तरीके से और यहाँ पर किस लोकेशन के हिसाब से। तो ये प्रिवेलिंग विंड्स भी इफेक्ट डालती हैं ओशियंस के जो टेम्परेचर को डाउन और अप करने में। नेक्स्ट है ओशियन करंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स होती हैं जब एक वार्म ओशियन करंट्स, अगर मान लो ये आपका दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ पर एक ओशन करंट्स हैं को बेंगुएला, बेंगुएला ओशन करंट्स है, वो कोल्ड है। तो जब यहाँ कोल्ड ओशन करंट होगी तो इस लैंड रीजन को भी क्या करेगी? कोल्ड करेगी, टेम्परेचर डाउन करेगी। अगर इसके ईस्टर्न पार्ट पे हॉट ओशियन करंट है, तो इस रीजन में भी टेम्परेचर क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो जहां हॉट ओशियन करंट होती है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगी, और जहां कोल्ड ओशियन करंट होती है वहां टेम्परेचर डाउन करेंगी। तो इफेक्ट आता है ओशियन जो है आपका ओशियन करंट से। फिर आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है कि भाई जो ओशियंस के अंदर टेम्परेचर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली किस तरीके से अफेक्ट डालता है। The temperature depth profile of oceans water show how the temperature decrease with the increased depth. तो जैसे जैसे increased depth होती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू कर देता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलता है? ओशियंस के सरफेस पे। डाउन जाने पे टेम्परेचर क्या होता है? ठंडा। तो जैसे आपने कई बार किसी पौंड में डुबकी लगाई होगी पानी में, तो आप देखोगे ऊपर वाली लेयर में हॉट वाटर होता है और डाउन जाने पे कोल्ड ओशियन वाटर देखने को मिलता है। डिक्रीज विद द
Increase depth, the profile show a boundary region between the surface water of the ocean and the deeper layers. The boundary usually beginning 100 to 400 meters below the sea surface and extend several hundred of meters downwards. Figure 13.3 एक फिगर आएगा नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर. This boundary region from where there is a rapid decrease of temperature is called the थर्मोक्लाइन. तो एक लेयर्स आती है यहाँ पर, उसके बाद जो टेम्परेचर बिल्कुल शार्पली डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है, तो उस लेयर्स को बोलते हैं थर्मोक्लाइन. क्या बोलते हैं? थर्मोक्लाइन. अबाउट 90% ऑफ वाटर टोटल इन ओशियंस इन दिस जोन. तो जो 90% वाटर है वो इस थर्मोक्लाइन से नीचे नीचे है. तो थर्मोक्लाइंस का फिगर देखते हैं. तो जैसे ओशियंस के अंदर जाएंगे तो ओशियंस के अंदर जो डेप्थ होती है, तो वो डेप्थ की जब बात करते हैं तो 500 से लेकर 1000 के बीच में ये जो एक लेयर्स है, तो इसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन. क्या बोलते हैं? थर्मोक्लाइन. तो इससे ऊपर आप देखेंगे कि टेम्परेचर हाई है, तो इस थर्मोक्लाइन में टेम्परेचर डाउन आते 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 तो डाउन आते आते बिल्कुल डाउन हो जाता है. तो जो जो डेप्थ में जाएंगे तो ओशियंस में टेम्परेचर डाउन देखने को मिलता है. तो यहाँ पर ये आपका टेम्परेचर इंक्रीज है. तो इसका मतलब ये कि जैसे ओशियंस में देखते हैं तो वो नियरली आपका 22 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है ओशियंस के अंदर जो टेम्परेचर देखने को मिलता है. लेकिन जैसे ही पानी में डुबकी लगाओगे यहाँ आने पे, तो आपको हो सकता है 16 डिग्री सेल्सियस मिले. फिर यहाँ पर पानी में डुबकी लगाओगे और नीचे जाओगे तो 12 डिग्री सेल्सियस मिले. और नीचे पानी में डुबकी लगाओगे तो वहाँ आपको टेम्परेचर कितना देखने को मिलेगा? 5 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू कर देता है. ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे आप. तो थर्मोक्लाइन के बाद 90% जो वाटर है वो थर्मोक्लाइन के बाद ओशियंस के अंदर देखने को मिलता है. फिर ओशियंस के अंदर जो टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपका टेम्परेचर फील्ड जो मैप को स्टडी करेंगे, वर्ल्ड्स के मैप को जब स्टडी करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टेम्परेचर जो होता है ना, यहाँ पर आपका 25 डिग्री सेल्सियस के राउंड दिख रहा है. ये आपका 28 डिग्री का जोन है, ये आपका 20 डिग्री का है, ये आपका 15, ये आपका 10. और जो यहाँ पोलर रीजन पे देखो 0 डिग्री सेल्सियस कोल्ड हो गया है. ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 5 डिग्री, फिर 15 डिग्री, 20 डिग्री. तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको इस रीजन में देखने को मिल रहा है, ये वाला रीजन है. ठीक है, तो 28 डिग्री यहाँ पे देखने को मिल रहा है. तो इस तरीके से आपकी लाइंस होती हैं जो थर्मल जो आपके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती हैं वर्ल्ड के मैप पे. अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो नेक्स्ट पॉइंट है सैलिनिटी ऑफ ओशियंस. तो ओशियंस के अंदर जो सैलिनिटी होती है, मतलब पानी के अंदर जो पानी की मात्रा का बढ़ना. तो या डिस्कस कर लेते हैं पहले यहाँ पे जो टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल हुआ था, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलता है. तो टेम्परेचर जो स्ट्रक्चर देखा आपने, जो फर्स्ट लेयर जो होती है, द फर्स्ट लेयर और रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ लेयर वार्म ओशंस वाटर एंड इट इज अबाउट 500 मीटर थिक विद टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 20 टू 25 डिग्री. तो 20 टू 25 डिग्री टेम्परेचर जो था थर्मोक्लाइन से ऊपर था. ठीक है, द सेकंड लेयर कॉल्ड द थर्मोक्लाइन. तो सेकंड लेयर कौन सी है? थर्मोक्लाइन है. below the first layer and it characterized by a rapid decrease in temperature with increase in depth. The thermocline is 500 to 1000 थिक. तो जो थर्मोक्लाइन है वो 500 से लेकर 1000 मीटर तक की जो मोटाई है उसकी इन आर्कटिक ओशन. तो आर्कटिक ओशन की जब हम बात करते हैं तो और अंटार्कटिक ओशन की बात करते हैं, सरफेस वाटर टेम्परेचर जो होता है ना वो क्लोज 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे अभी मैंने मैप में बताया, तो वो 0 डिग्री के करीब होता है. और जैसे जैसे इक्वेटर के नजदीक आते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू कर देता है. सरफेस ओशियंस अबाउट, तो अगर आपसे पूछे कि इस जो महासागरों का जो टेम्परेचर है, ओशियंस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलता है. ठीक है, द रेट ऑफ डिक्रीज टेम्परेचर विद इंक्रीज लैटिट्यूड इज जनरली 5 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में इंक्रीज होते चले जाते हैं ना, इक्वेटर से जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 90 तक होता है ना, तो 1 2 3 4, तो ऐसे पर डिग्री इंक्रीज होने पे आपका जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री टेम्परेचर, मतलब आधा बोल सकते हैं, आधा डिग्री जो है ना टेम्परेचर वो डाउन हो जाता है. अगर यहाँ पर मान लो आपका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इक्वेटर पे, तो आप टूवर्ड्स पोल जाओगे 1 डिग्री, तो वहां आपको 24.5 मिलेगा. फिर 2 डिग्री जाओगे तो 24 मिलेगा, फिर 3 डिग्री जाओगे तो 23.5. तो ऐसे डिक्रीज होना शुरू कर देता है. ठीक है, क्लियर है.
The average temperature is around 20 degree Celsius at 22 degree Celsius at 20 latitudes. तो जैसे ही हम पोलर रीजन पे 0 डिग्री और ये 20 डिग्री, तो 20 डिग्री नॉर्थ या साउथ, इस लोकेशन पे आपको जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो 22 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। 40 डिग्री टेम्परेचर एट, और जो यहाँ से फिर आप चले जाओ 40 डिग्री लैटिट्यूड्स, तो 40 डिग्री लैटिट्यूड्स नॉर्थ साउथ में जाओगे तो वहाँ टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा 14 डिग्री। तो 14 डिग्री टेम्परेचर में देखने को मिलेगा 40 डिग्री लैटिट्यूड्स पे। तो ऐसे डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का सिनेरियो होता है। और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के ओशियंस होते हैं और उस ओशियंस के अंदर टेम्परेचर देखने को डिफरेंट टाइप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ओशियंस की अगर हम बात करें तो ये टेम्परेचर वाटर ओशियंस के अंदर टेम्परेचर शो कर रहे हैं। तो ये है आपका इंडियन ओशियन, ये है आपका पैसिफिक ओशियन, ये है आपका अटलांटिक ओशियन, और ये है आर्कटिक ओशियन, ये है अंटार्कटिका ओशियन। तो सबसे बड़ा जो है पैसिफिक है, पैसिफिक ओशियन है, नंबर 2 पे अटलांटिक ओशियन है, और नंबर 3 पे इंडियन ओशियन है, और नंबर 4 पे सदर्न ओशियन है, और नंबर 5 पे आर्कटिक ओशियन है। तो ये 5 टाइप्स के ओशियन है और उसी में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर आपने शो किया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है सैलिनिटी ऑफ वाटर, ओशियंस वाटर। भाई जो सैलिनिटी की बात आती है कि सैलिनिटी का मतलब है एक गिलास में आपने 1 चम्मच नमक का डाल दिया तो उसके अंदर सैलिनिटी की अमाउंट हो गई, और दूसरे गिलास में आपने 2 चम्मच नमक डाल दिया तो उसमें सैलिनिटी की मात्रा ज्यादा हो गई। तो यहाँ पर हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है आपका सैलिनिटी ऑफ वाटर, ओशियंस वाटर। All water in nature, whether rainwater or ocean water, contain dissolved minerals salt. Salinity is term used to define the total content of dissolved salt in seawater. It is calculated as the amount of salt in gram dissolved in 1000 gram kg of seawater. तो एक केजी जो है पानी लेते हैं और उस पानी के अंदर नमक की मात्रा को चेक करते हैं, वो कहलाती है सैलिनिटी। ओके, तो जितना 1 किलो नमक पानी के अंदर जो नमक पाया जाता है उसको उसका सैलिनिटी कहा जाता है। इट इज यूजुअली एक्सप्रेड एज ए पार्ट पर 1000, तो पार्ट पर 1000 में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो ऐसे आप देखेंगे ये ऐसे लगा होगा, तो ये पार्ट पर 1000 का एग्जाम्पल होगा। तो ये सैलिनिटी को मेजर करने का साइन है जिसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर 1000 या पीपीटी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो salinity is an important property of sea water. Salinity of 24.7 पार्ट पर 1000 मीन्स ये हो गया कि 1 किलो पानी, अगर 1 किलो पानी लेते हैं आप तो उसमें जो है 24.7 ग्राम क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको सैलिनिटी देखने को मिलेगी। तो उसको इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो उस 1 किलो में जो है ये अमाउंट देखने को मिलेगा। कंसिडर एज द अपर लिमिट टू डिमार्केटेड ब्रैकिश वाटर फैक्टर अफेक्टिंग ओशन सैलिनिटी आर मेंशन्ड बिलो। तो कुछ फैक्टर देख लेते हैं यहाँ पर। ये जो पानी है ओशियंस के अंदर जो पानी है उसमें पानी के अंदर नमक ज्यादा क्यों होता है, कैसे कारण होता है। फर्स्ट है द सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द सरफेस लेयर ऑफ ओशन डिपेंड्स मेनली ऑन द इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। पर इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप 1 गिलास पानी लो और उसमें नमक डाल दो, ठीक है, और एक दूसरा गिलास लो उसमें भी नमक डाल दो, 2 चम्मच नमक के डाल दिया आपने दोनों में, और दोनों में बराबर मात्रा में आपने पानी डाल दिया। अब आप यहाँ पर एक को हिट कर देते हैं तो यहाँ से वाटर इवेपोरेट होकर चला जाएगा। तो जैसे ही वाटर इवेपोरेट होकर जाएगा और तो आप देखोगे यहाँ पर पानी जो है ना वो कम मिलेगा आपको, पानी की जो क्वांटिटी है वो तो कम हो गई है क्योंकि वाटर क्या हो चुका है, इवेपोरेट हो चुका है। लेकिन इसमें वाटर मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो जितना वाटर मैक्सिमम है उतना इसके अंदर क्या है, सैलिनिटी है। लेकिन इसमें वाटर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो सैलिनिटी की जो मात्रा है वो बराबर है। तो जो नमक है वो इवेपोरेशन के टाइम पे साल्ट जो है इवेपोरेट नहीं होता। तो इस वाटर के कंपैरिजन में इसमें सैलिनिटी क्या है, ज्यादा है। तो जिस इलाके में इवेपोरेशन ज्यादा होता होगा तो वहां सैलिनिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था आपका। सेकंड पॉइंट है सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस्ड इन द कोस्टल रीजन बाय द फ्रेश वाटर फ्लो ऑफ रिवर्स। अगर किसी रीजन के अंदर रिवर्स आ रही हैं, ओश जैसे बे ऑफ बंगाल में रिवर्स आ रही हैं काफी बह के, तो फ्रेश वाटर लेकर आ रही हैं, तो वहां सैलिनिटी क्या होगी, कम देखने को मिलेगी। थर्ड वन इज विंड आल्सो इन्फ्लुएंस द सैलिनिटी ऑफ एन एरिया बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरियाज।
अब जैसे विंड्स होती हैं, जैसे प्रिवेलिंग विंड्स पड़े थे भाई, जब ऐसे वाटर्स का फ्लो होगा तो वाटर्स के फ्लो के द्वारा वो कहीं लेके जाएगी, या फिर कोई डिजर्टी एरिया है तो वहां से विंड का फ्लो होगा तो वो विंड के फ्लो के द्वारा वो ऐड हो जाएगा वाटर्स में, या फिर वहां की जो वेट वेपोर एयर है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा विंड्स के द्वारा। तो विंड्स भी एक फैक्टर का काम करती हैं। फोर्थ वन इज द ओशन करंट्स contribute to the salinity variation. Salinity, temperature and density of the water are interrelated. Hence, any change in the temperature or density influence the salinity of water in area. तो temperature और salinity दोनों फैक्टर काम करते हैं। अब जो सैलिनिटी की बात आती है तो अपने जो अर्थ पे मैक्सिमम सैलिनिटी कहाँ देखने को मिलती है कि पानी सबसे ज्यादा नमकीन जो देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड के मैप पे, तो हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडी जो है, जो लेक है, वान लेक है तुर्की के अंदर जो वान लेक है, तो वहां पर 1 किलो पानी लेंगी तो उसमें जो है ना 330 पाउंड पर 1000 पाउंड्स, मतलब अगर 1 किलो लोगे तो उसमें 330 ग्राम नमक देखने को मिलेगा। वान लेक है इन तुर्की के अंदर। सेकंड नंबर पे डेड सी, जो इराक के, जो आपके एशिया में ही पड़ता है, डेड सी, जो सो रेड सी से थोड़ा सा ऊपर जाके इराक के पास में, तो डेड सी है, उसमें है 238, तो मतलब 1 किलो पानी में 238 ग्राम नमक मिलेगा। तो इसको क्या किस्म क्या था मैंने, पर 1000, ये था आपका पार्ट पर 1000 पार्ट्स, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है ग्रेट लेक्स में 220 ग्राम देखने को मिलता है। तो ये मैक्सिमम सैलिनिटी रीजन है जहां पर मैक्सिमम सैलिनिटी देखने को मिलती है। अब जो सैलिनिटी का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं सैलिनिटी ज्यादा है कहीं कम है, तो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से जब सैलिनिटी की बात करते हैं तो द सैलिनिटी फॉर नॉर्मल ओपन सी रेंज बिटवीन 33 एंड 37। तो नॉर्मल की जब हम बात करते हैं तो 1 किलो पानी के अंदर 33 ग्राम नमक देखने को मिलता है। ये है नॉर्मल सैलिनिटी ऑफ ओशियंस, ठीक है। इन द लैंड लॉक्ड रेड सी इट इज हाई, तो रेड सी में ये 41 देखने को मिलती है, 41। इन द एस्चुरी एंड आर्कटिक फ्लक्चुएट फ्रॉम 0 to 35। सीजनली इन हॉट एंड ड्राई रीजन वेयर इवेपोरेशन इज हाई द सैलिनिटी समटाइम्स रीच। तो जहाँ इवेपोरेशन ज्यादा होगा भाई, जैसे अभी मैंने आपने बताया एक पानी का गिलास और उसमें आपने नमक रख दिया है और पानी का भरा हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें पानी तो कम होता चला जाएगा लेकिन नमक की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, तो परसेंटेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए जहां मैक्सिमम इवेपोरेशन होता है तो मैक्सिमम इवेपोरेशन क्या करता है, ये जो आपकी सैलिनिटी को इंक्रीज करता है, और वो सैलिनिटी कितना 70 तक चला जाता है, ठीक है। The salinity variation in a Pacific Ocean is mainly due to the shape of large area extent. Salinity decreased from 32 to 31 on the western parts of North Hemisphere because of the influence of melted water from the Arctic region. In the same way, after 15 to 20 degrees it decreased. तो जब ओशियंस की जब बात आती है तो उसमें सैलिनिटी आप देखते हैं कहीं कम हो जाता है कहीं ज्यादा हो जाता है। तो ये सैलिनिटी मैक्सिमम आपको सैलिनिटी जो देखने को मिलेगी, तो मैक्सिमम सैलिनिटी आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी जो 37 है, जो आप देख सकते हैं 23 डिग्री नॉर्थ से ही देखने को मिलेगा और यहाँ से 0 डिग्री है। तो वेस्ट में तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न पार्ट्स में, और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस देखें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और लैटिट्यूडनल देखें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये लोकेशन बनती है जहां पर आपको मैक्सिमम सैलिनिटी देखने को मिलती है, ये रीजन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन ओशियंस में 35, 34, और यहाँ पर आपका जो एवरेज औसतन जब आपको यहाँ 35 और यहाँ पर 33, ठीक है, और यहाँ पर 36। तो ये डिफरेंट टाइप्स की सैलिनिटी जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको वो देख चुके हैं आप, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको इसी क्लास का जो आपका ग्रुप है उसमें एक पीडीएफ जो बनाया गया है ओशियंस वाटर को लेकर, तो ये ओशियन वाटर के अंदर कुछ पिक्चराइजेशन किया गया है आपके कंटेंट को, ताकि उसको अच्छे से आप देख सको। तो इसमें सबसे पहले हम जब पढ़े हैं अभी तक जो चैप्टर पढ़ चुके हैं वो ओशियंस, वाटर ओशियंस पढ़ चुके हैं, और उसमें जो हॉरिजॉन्टल साइकिल देख चुके हैं किस तरीके से हॉरिजॉन्टल काम करता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंस होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक जो अपने मैप, जब अपने
नोट्स तैयार करेंगे तो उसमें देख लेंगे कि वाटर की क्वांटिटी अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो परसेंट के मामले में मैक्सिमम वाटर आपका ओशियंस में ही देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे आइस कैप में देखने को मिलता है, थर्ड नंबर पे ग्राउंड में देखने को मिलता है। तो यहाँ से टैली कर लेंगे आप कि सबसे ज्यादा अर्थ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ है, ओशियंस में है। ठीक है, फिर उसके बाद जो 27% पे सरफेस पे वाटर है और बाकी 29 पे है लैंड रीजन है। और उसके बाद जो अपने पास ओशियंस हैं वो अकॉर्डिंग टू साइज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर, कैसे याद रखेंगे, 1 2 3 तीनों सीक्वेंस में है, 1 2 3। फिर हम देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम है, तो नंबर 4 पे कहाँ आएगा, सदर्न में आएगा। और नंबर 5 पे कौन आएगा, नॉर्थ में आएगा। तो नंबर 1 पे पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न अंटार्कटिका और आर्कटिक। तो ये 5 टाइप्स के ओशियंस बॉडी हैं हमारे पास। उसी में फिर डिवीजन ऑफ जो मेजर डिविजन देखेंगे, कॉन्टिनेंट सेल्फ देख चुके हैं, कॉन्टिनेंट स्लोप, डीप प्लेन और ओशियंस डीप। तो जैसे यहाँ से कॉन्टिनेंट से वाटर की अवेलेबिलिटी होती है तो सेल्फ आता है, फिर स्लोप आता है, फिर प्लेन आते हैं, और इसमें फिर डिफरेंट टाइप्स के माइनर्स माइनस फीचर आते हैं। तो माइनस फीचर देखने को मिलेंगे आपको। तो माइनस फीचर में जैसे डिस्कस किए थे भाई, गयोट क्या होता है, सी माउंट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद सेल्फ डिफाइन किए थे अच्छे तरीके से। ये आपके पिक्चराइज किए गए हैं और इसको डिफाइन किया गया है। तो जो माइनस थे, तो माइनस में हमने जो कोलोराडो रिवर्स का बताया था आपको कि जो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर ये है कोलोराडो रिवर्स है जो कैलिफोर्निया के अंदर इस लोकेशन पे। तो ये मैक्सिमम देखो यहाँ पर कैनियन बनाती है। तो ये मैक्सिमम कैनियन आपके लैंड रीजन में भी बनाती है और ओशियंस में भी बनाती है। तो ये कटाव जो होता है ना उसको कैनियंस बोलते हैं। और उसके बाद फिर गयोट जो होता है, गयोट में डिफरेंस मैंने बताया था। जब आपका सी माउंट होता है तो सी माउंट का एरिया जब फ्लैट हो जाए, ऊपर से टॉप जो फ्लैट हो जाए, तो फ्लैट टॉप जो सी माउंट को क्या बोलते हैं, गोयट बोलते हैं। तो यहाँ तक ये वोल्केनो था, वोल्केनो से फिर ये सी माउंट बना, सी माउंट से जो फ्लैट इरोजन की वजह से फ्लैट हो गया, तो उस फ्लैट को क्या बोलते हैं, गोयट बोलते हैं। तो ये गोयट पाए जाते हैं ओशियंस के अंदर। फिर उसके बाद अटोल, अटोल डिस्कस किए थे। तो अटोल में जैसे कोई माउंटेन बनता है, जैसे वोल्केनो एक्टिविटी होती है, तो उसके आसपास क्या होते हैं, कोरल ऐड होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कोरल ऐड होते हैं तो कोरल ऐड होने के बाद जब वो माउंटेन डिप्रेस कर जाता है, तो डिप्रेस करने पे वो साइड वाला एरिया तो क्या हो जाता है, माउंटेन रीजन ही बना दे, जो आपका लैंड रीजन बना देता है। और उस पर काफी सारा वेजिटेशन हो जाता है, लोग रहने लग जाते हैं, तो उसको एक आइलैंड फॉर्म बना देते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि आइलैंड जैसी फॉर्म नजर आ रही है और बीच में पानी नजर आ रहा है। उस पानी को बीच को लेगून लेक बोलते हैं, ठीक है। तो जब 3 साइड से कवर हो रहा है, उसमें ओशियंस वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाए तो उसको लेगून, वो लेक होती है, लेगून टाइप की होती है जिसमें सेलिलाइन वाटर्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये एटोल्स का एग्जांपल पढ़े थे। और उसके बाद टेम्परेचर, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर थे टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। फिर वो फैक्टर कौन कौन से थे, लैटिट्यूडनल देख रहे थे आप। और फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग, तो लार्जेस्ट एरिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में देख रहे हैं, साउथ हेमिस्फीयर में लार्जेस्ट एरिया जो लैंड का है वो कम है, इसीलिए मैक्सिमम टेम्परेचर आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, क्योंकि लैंड रीजन मैक्सिमम नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। तो ये देख रहे हैं आप, तो लैंड रीजन मैक्सिमम कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। फिर उसके बाद प्रीवेलिंग विंड्स फैक्टर डिवाइड कर जो कर रहा था, फिर उसके बाद ओशियन। और फिर जो आपका टेम्परेचर डिफाइन किया था हमने कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर कहाँ होता है। और उसके बाद ये सैलिनिटी के फैक्टर जो डिनोट किए थे आपके लिए कौन कौन से होते हैं। तो मैक्सिमम जो एवरेज जो है आपका इस इंडियन ओशन में 35 सैलिनिटी है, अटलांटिक ओशन में 36 है, लेकिन मैक्सिमम जो देखने को मिलती है 37, वो सैलिनिटी इस रीजन में देखने को मिलती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के साथ साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर 2 क्लासें हुई हैं आपकी, दोनों क्लासों में आपको टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। और ये पीडीएफ को भी मैंने अभी आपको सामने शो कर दिया, इसको हम आपके ग्रुप्स में सेंड कर देंगे। तो वहाँ से इस पीडीएफ की मदद से आप अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और अब तक के जो स्टूडेंट्स अभी तक जो अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर रहे थे, या जो अभी तक नोट्स कवर नहीं किए हैं जिन्होंने, तो कल तक उनका सबका क्या है, चैप्टर जो वाटर ओशियंस है आपका, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए फेयर नोटबुक के अंदर, ठीक है। इसके साथ दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। हेलो।
हेलो, हाँ जी सर। सर चैप्टर नेम प्लीज। हाँ जी, चैप्टर नेम वाटर ओशियंस, जो लास्ट डेट डाला था ना वही है, पार्ट 2 कर सर आपने देना। लास्ट टाइम नहीं भेजा ना। ओके, मैं भेज देता हूँ सर आपको फिर। यस सर, अभी सेंड कर दीजिए सर। ओके।